नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरुण यादव जी। अरुण जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत नमस्कार नवीन जी। अरुण जी, प्रदेश के पटल पर एक वैश्विक धार्मिक समागम विस्तार के साथ आयोजित हो रहा है। इसी बीच में एक वैचारिक महाकुंभ का आयोजन, आपकी प्रतिक्रिया? नवीन जी, जब सिंहस्थ जैसा महापर्व मध्य प्रदेश में हो रहा है और ये महापर्व तो विचारों का ही महाकुंभ है, जिस महाकुंभ में देश विदेश के लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हजारों की तादाद में विभिन्न समुदाय के साधु संत विद्वान वहां पहुंच रहे हैं, तो महाकुंभ का मतलब ही होता है कि विचारों का आदान प्रदान। और ये जहां जहां महाकुंभ देश में होते वो होते इसलिए महाकुंभ की परिपाटी आज से तो सनातन सदियों पुरानी परंपरा है। ये बात तो आपने बिल्कुल उचित कही कि महाकुंभ का मतलब ही ये है कि संस्कृतियों और धर्म का, विचारों का समावेश, आदान प्रदान। लेकिन ठीक उसी वक्त वैचारिक महाकुंभ, करीब 150 देशों से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष और उनके राजदूतों को आमंत्रण, एक और आयोजन भारतीय जनता पार्टी यहाँ आयोजित करा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी भी उसमें शरीक हो रहे हैं। तो इस आयोजन को आप क्या मानते हैं कि ये उसमें चार चांद लगाने वाला है या उस आयोजन से ध्यान? नवीन जी, ये पूरा और पूरा एजेंडा जो है विचार महाकुंभ का, ये RSS का पर्सनल एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल एजेंडा है। इसमें विचार का मंथन नहीं हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और RSS अपने विचारों को देश की जनता पर थोपने का एक नया विचार कर रही है। और आपने देखा है कि देश ने कभी भी RSS की विचारधारा को मान्य नहीं किया है। अभी से नहीं, 20 साल से, देश की आज़ादी से लगाकर 2016 तक RSS ये काम करती रही है, अपनी विचारधारा को देश की जनता पर थोपने का काम करती रही है। लेकिन देश की जनता ने इसको कभी मान्य नहीं किया है। विचार मंथन की आवश्यकता क्यों? और वो विचार मंथन उज्जैन में क्यों? विचार मंथन करना भोपाल में करिए, विचार मंथन करना और देश की राजधानी में करिए। महाकुंभ में विचार मंथन की क्या आवश्यकता है? वो विचार ही करना है तो देश के किसानों के बारे में विचार करो। विचार ही करना है तो देश के उन बेरोजगार नौजवानों का विचार करे प्रधानमंत्री तो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो किसान जो आत्महत्या कर रहा है, वो दलित पिछड़ा जो मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में विचार हो। किसका विचार हो रहा है? नहीं, लेकिन अभी दलितों के उत्थान के लिए, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए अंबेडकर जी की जयंती पर महू में एक बहुत बड़ा आयोजन, और अभी अमित शाह जी का समरसता स्नान। आप बुझाइए नवीन जी, अंबेडकर जी की याद इतने सालों बाद क्यों आई? महात्मा गांधी जी की याद अभी क्यों आ रही है सरकार को? सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी क्यों याद आ रहे हैं 20 साल बाद? इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कभी याद नहीं आई महात्मा गांधी की, कभी याद नहीं आई बाबा अंबेडकर की, कभी याद नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। केवल अपना राजनीतिक विकास करने के लिए सब हो रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये खुद के निज स्वार्थों की प्रतिपूर्ति हेतु ये आयोजन है, अगर ये भी मान लिया जाए कि अगर ये उनके आयोजन निज स्वार्थों के लिए है, तो जो एक बड़ा सवाल आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर खड़ा हो रहा है कि अगर आप धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, ऐसे आयोजन में भागीदारी की बात करते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं आए, सोनिया जी क्यों नहीं आई कुंभ स्नान के लिए? नवीन जी, राहुल जी और सोनिया गांधी जी इलाहाबाद के महाकुंभ में हर वर्ष जब महाकुंभ होता हमेशा जाते हैं। वो आएंगे, आने का कार्यक्रम हो सकता है, कंफर्म नहीं है, आ भी सकते हैं, क्योंकि आप पता है कि कई जगह इलेक्शन चल रहे हैं हमारे। लेकिन जो आ रहे हैं वो क्या करने वाले? इस पे अमित शाह है, उन्होंने तो चुल्लू स्नान किया वहां पर। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो जा रहे हैं स्नान करने के लिए। क्या शिप्रा का पानी इनको खराब दिख रहा है क्या? प्रधानमंत्री डुबकी लगाने क्यों नहीं जा रहे? महाकुंभ में आ रहे हैं तो ये सवाल है। हमारी पार्टी की आस्था है, हम दिखवा नहीं करते हैं। मैं खुद 2 बार जाकर आया हूं।
कल वहां पर दलितों की बात हो रही थी, खाना चांदी की थाली में खाया जा रहा था। आपने देखा होगा, टीवी में आया है, अखबार में छपा है। नहीं, वो तो एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, चांदी की थाली में जो ना परोसे, उसमें क्या समझ? नहीं, तो क्या मतलब, आप एक तरफ दलित की बात कर रहे हो, दलित के उत्थान की बात कर रहे हो, और आरक्षण समाप्त करने की बात करते मोहन भागवत, और सरकार दलित उत्थान की बात कर रही है। ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं देश में। नहीं, अभी आरक्षण के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर तो सरकार ने ही मुझे ये बताइए कि मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। भारतीय आरएसएस के हैं। मेरी बात सुन लीजिए, वो तो माई बाप है भारतीय जनता पार्टी के। आप वो आरक्षण तो बाबा साहब ने दिया, उसको समाप्त करने की बात कर रहे थे, और मोहन भागवत समाप्त करने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री दलित स्नान और स्वच्छता की बात नहीं, आपने कहा माई बाप हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता। बड़ा विरोधाभास है। नहीं, दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो देश को? आरक्षण हमने तो नहीं दिया, आरक्षण तो संविधान में बाबा साहब ने लिख कर दिया है देश को। उस पर किस प्रकार का विचार होगा, क्यों विचार होगा उस पर? यह चरित्र दोहरा चरित्र सरकार का, दोहरा आरएसएस का चरित्र है ये। दलित की बात करो, चांदी की थाली में अमित शाह खाना खा रहे हैं, ये दलित उत्थान होगा? करोड़ों रुपया इस सीएस में बर्बाद हुआ है, पूरा सीएस का भाजपाकरण कर चुकी है सरकार। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। सीएस की परंपरा नहीं थोड़ी है, सीएस तो हर 12 साल में होता है, हर जगह होता है। इलाहाबाद में होता है, मध्य प्रदेश की उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। तो सीएस तो रह गया, भाजपा का वहां पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आरएसएस के सभी यूनिट्स के वहां बड़े बड़े कैंप लगे सरकार के खर्चे पर। ये तो आप भी लगा दो एक कैंप। नहीं, हमने तो लगाया है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है वहां पर? आपके लिहाज से अगर इसको संक्षिप्त में समझा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि सिंहस्थ का कहीं ना कहीं धार्मिक उस आयोजन का सरकार ने राजनीतिकरण कर दिया है, और अब उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली वैचारिक महाकुंभ में तो जो विचार आएंगे उसमें तो फिर विचार के आदान प्रदान में ये बात निकल नहीं, विचार का आदान प्रदान कौन कर रहा है? विचार आदान प्रदान का प्रमुख कौन है? मोहन भागवत। विचार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विचार मंथन का प्रमुख कौन है? अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान। कौन सी विचारधारा है इनकी? वो विचारधारा देश पर थोपने की काम करना चाहते हैं। चलिए, अब महाकुंभ और वैचारिक महाकुंभ से इतर अगर मैं प्रदेश के परिदृश्य पर और कांग्रेस की बात कर लूँ, ये तो कांग्रेस के नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी को जानने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ समय पहले बहुत खुश थी आपको लेकर। उनको लग रहा था कि एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में विरोध के स्वर फूटते रहते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है व्यक्तिगत अपनी बात रखने का। सत्य है ये। तो एक ऐसी बात निकलकर सामने आई थी कि जब जन विश्वास यात्रा पे आप थे तो आपके ऊपर ही अविश्वास वाली बात आई थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ा भरोसा जताया, और अब तो बिल्कुल सीधा ऐसा दिख रहा है कि निशाना 2018 पे है और कमान आपके हाथों में होगी। तो आपको क्या लगता है कि तीर संधान कर पाएगा? देखिए, ये तो ऐसा है कि ये मुझे तो एक अवसर दिया है पार्टी ने, और सवई के राहुल जी और सोनिया जी ने अवसर दिया है। तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कोशिश करता हूं कि पूरी पार्टी को एक संगठित होकर हम लोग यहाँ पर काम करें, और वो प्रयास जारी है मध्य प्रदेश में। 2018 में बहुत देर है, समय है, 2 साल हैं। अंतिम निर्णय दिल्ली से होता है हमारे यहाँ, आपको पता है। मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सभी को साथ में लेकर काम करने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि 2018 में हम लोग सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आपने जनविश्वास यात्रा निकाली, प्रदेश के लगभग स्थानों पर आप गए। मैं आपके एक निष्पक्ष किसी राजनीतिक चश्मे से मैं उस चीज़ को नहीं जानना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के नाते आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में प्रदेश के हालात ऐसे हैं जैसा कि आपने अपने जो अनुभव हैं वो मीडिया के साथ उस वक्त साझा किए कि किसानों की हालत ख़राब है, गांव की हालत ख़राब है, युवाओं को रोज़गार नहीं है? तो क्या वाकई में प्रदेश इतनी दयनीय स्थिति में? मैं नवीन जी, मैं मतलब बहुत ही
अब राजनीति से हटकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैं लगभग 28 यात्राएं अभी तक कर चुका हूँ और करीब 30 विधानसभा हम लोग अभी तक कवर कर की हैं और इस साल के अंत तक टारगेट है कि हम लगभग 100 तक टच करेंगे। आप बताइए कि 12 साल की सरकार के बाद भी अगर गांव की वृद्धाओं को पेंशन 2-2 साल तक ना मिले, राशन की व्यवस्था ना हो, किसान आत्महत्या कर रहा हो, किसान को मुआवजा का पैसा ना मिला हो और गांव में मुआवजा अगर मिला भी तो उसको मिला है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो इससे अंदाजा लगे क्या स्थिति गांव की है। क्योंकि मैं तो अभी तक ट्राइबल इलाके में घूम रहा हूँ, जितने एसटी और एससी की हमारी सीट्स हैं उन्हीं पे अभी हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हम जाने तो क्या हो रहा है वहाँ पर। और ये बिल्कुल सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी बुरी हालात गांव में हैं लोगों के। तो अब ये जो ग्रामोदय से भारत उदय, जब ग्राम का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। कैसे होगा? ग्राम का उदय कैसे होगा? मनरेगा बंद कर दी। वो मनरेगा जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता था, 50 दिन मिलता था, 100 दिन मिलता था, 125 दिन मिलता था, बंद कर दिया आपने। गांव का बेरोजगार नौजवान पलायन कर रहा है। गांव में लोग नहीं मिले हमको आदिवासी इलाकों में। मैं पन्ना में था पिछले महीने, पन्ना की स्थिति है कि पूरे गांव के गांव खाली खाली बुजुर्ग वहां देखने को मिले। मनरेगा बंद होना, पलायन शुरू हो गया, पानी की व्यवस्था नहीं। वो अधिकार, ग्राम स्वराज का अधिकार जो महात्मा गांधी ने दिया है देश को, जो पंचायती राज का अधिकार राजीव जी ने इस देश को दिया है, उसको समाप्त कर दिया आपने। आज क्या अधिकार है गांव के सरपंच के पास? जीरो, कोई अधिकार नहीं उसके पास। गांव की पेयजल की स्थिति है कि मोटर पंप लगा हुआ है, गांव को पानी नहीं पिला पा रहा है वो, क्योंकि बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं उसके पास। आपने ग्राम का, पंचायत का जब अधिकारी समाप्त कर दिया है तो ग्राम उदय, भारत उदय कैसे होगा? भारत उदय कैसे होगा बताइए आप? जब किसान आत्महत्या कर रहा हो, बेरोजगार नौकरी की तलाश में भटक रहा हो, आर्थिक स्थिति प्रदेश की, देश की खराब हो, मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाप्त कर दिए जाएं, तो ग्राम उदय, भारत उदय हो जाएगा? आप बताइए। नहीं, लेकिन अब ये तो आपने उसकी नब्ज टटोली और ये बता दिया कि बीमारी है। ग्राम उदय और भारत उदय अभियान जो है वो इस बीमारी से ग्रसित है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक थॉट फोबिया हो गया है। और अगर आपके सिर्फ और सिर्फ विचार अच्छे हैं और कार्य ठीक नहीं है तो बिना कार्य के विचार लगभग परिणामहीन, शून्य होता है। तो आपने कहा सरकार ने सोच लिया ग्राम उदय से भारत उदय, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि वस्तुतः स्थिति आपने देखी, तो क्या आप सिर्फ देख के रह जाएंगे? नहीं, मुझे बताओ। आपको तो आगे आना पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो हमारे, हम तो निश्चित रूप से विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जगाएं, सरकार को याद दिलाएं कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये तो आप 12 साल से दिला रहे हो, सरकार याद नहीं कर रही है, तो अब आप खुद क्यों सरकार नहीं बन जाते? तो अब तो कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जनादेश तो जनता को देना है, सरकार तो उसमें चली गई है और कोशिश जारी है, जिसका असर आपने देखा है, जो वायलेशन हुए हैं। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत ईमानदार पार्टी है, राजधर्म के प्रति लगातार सरकार को चेता रही है कि देखो ये चीजें आप ठीक नहीं कर रहे हो, राजधर्म का निर्वहन करो। तो अब 12 साल तक वो नहीं चेत रहे हैं, तो फिर आप ही समझ लो चेत रही है ना, इसलिए जनता चेतने लगी। इसका जनता को चेता, उसको जनता को हमने चेता, उसका असर हमको मिला, लाभ मिला। आपने देखा होगा कि बाई इलेक्शन जब रतलाम का हुआ, 8 विधानसभाओं से 7 विधानसभा कांग्रेस पार्टी। घोड़ा डोंगरी में दौड़ेगा, घोड़ा डोंगरी में कांग्रेस का घोड़ा दौड़ेगा, निश्चित दौड़ेगा, उसका प्रयास पूरा जारी है। अभी कुछ अच्छे दिन तो निश्चित रूप से आपके आ रहे हैं। देखिए हरीश रावत जी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद आप देखिए इस देश में क्या हो रहा है। पहली बार देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम। नहीं, लेकिन लोकतंत्र तो अमर है, फिर पुनर्जीवित हो गया। हाँ, वही कह रहे हैं, प्रयास किया ना, लेकिन उसकी हत्या नहीं कर पाए। वहां पर कौन लोग काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कैलाश विजयवर्गीय। वो कैलाश विजयवर्गीय जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो वहां के संरक्षक थे।
वहाँ के स्पेशल एनवॉय बन के गए थे प्रधानमंत्री के। जो इलेक्टेड सरकार है देश की है, उसको डिस्टर्ब करने का काम पहली बार हो रहा है देश में। जनता समझती नहीं क्या इस बात को। प्रधानमंत्री का काम है देश का विकास करना। अगर आपको लोकतंत्र में आपको जगह मिलनी तो आप चुनाव में जाइए ना। बिहार का चुनाव का नतीजा देखा ना आपने, क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। और जो चुनाव अभी हो रहे वहां क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनादेश तो जनता को देना है ना। आपके अच्छे काम जनादेश आपको मिलेगा। दिल्ली में क्या हो, आप तो राजधानी में बैठे हो। नहीं तो इसका मतलब भाई 12 सालों में जो 2-3 बार जनादेश मिल गया, अच्छे कामों के आधार पर मिला है। जनादेश तो हमको मिलता रहा, इनको जुम्मेदारी 2 साल हुआ है अभी। जनादेश तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश के लिए सेवा की, देश की जनता के लिए काम किया, तब न जनादेश हमको मिला। 2 बार सरकार रिपीट नहीं होती नवीन जी। ऐसे मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर हमने काम नहीं किए होते देश के लिए। तो देश की जनता के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही समझ लिया है। अमित शाह जी का एक बयान शुरुआती दौर में ही आ गया था। उन्होंने कहा कि काम के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं होते। तो ये तो वो समझ रहे हैं कि थोड़ा और समय चाहिए, जनता वक्त देगी। बताइए, बड़े बड़े वादे किए गए थे, अच्छे दिन आएंगे, जनता को अच्छे दिन दिख रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए ना। देख लीजिए अच्छे दिन, कितने अच्छे दिन मिले देश की जनता को। 15 लाख रुपए मिलेंगे, ये भी कहा था। महंगाई खत्म कर देंगे, तभी 200 रुपये दाल बिक रही है। आप भी 200 रुपये दाल खाते होंगे मेरे ख्याल से, कि आपने दाल खाना बंद तो नहीं किया होगा शायद। पूरा देश खा रहा है। हाँ, तो आपको आप भी खा रहे हैं, तो देश भी 200 रुपये में खा रहा है। 60 रुपये में दाल जब बिकती थी तो कहते महंगाई डायन है, महंगाई डायन खा जाते। और 200 रुपये में कहते देश का विकास हो रहा है। नवीन जी, देश की जनता समझदार है, और देश की जनता ने जो बिहार में मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट है देश का, देश की जनता का। देश की जनता ने इनको बता दिया है कि तुम्हारे बहकाव में हम नहीं आने। और बिहार में क्या गाय माता की बात हो रही थी वहां पर। किस लेवल पे चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने। देश को बांटने का, देश को विभाजित करने का काम वहां पर किया गया था। लेकिन जनता ने सबक सिखाया। वही प्रयास सब जगह कर रही है। बंगाल में जाके प्रयास करती है, केरल में प्रयास करती है, असम में प्रयास करती है। प्रयास विफल होता है क्योंकि देश एकता का देश है। ये पहली बार मेरा जो भी छोटा सा एक पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन चूंकि वोट देने का अधिकार मेरे पास करीब 15 सालों से है, तो उसको समझते हुए पहली बार मध्य प्रदेश के पटल पर कांग्रेस का जो निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का, इतना सशक्त निर्णय मैंने इन 15 वर्षों के दौरान नहीं देखा। सारे वरिष्ठ लोगों को समझाइश देकर, उनको बैठाकर, जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने किया हो, आपके ऊपर पूरा भरोसा जताया है। युवा को भरोसा दी, युवाओं के हाथ में कमान दी है, आपको कमान दी है, और उनको कहा है कि पूरा समर्थन करिए। क्योंकि जिस प्रकार के शंका के बादल मंडरा रहे थे वो छट गए। तो अब तो जो आपका विश्वास है वो साहस के साथ और ज़्यादा बड़े स्तर पर आना चाहिए। जो आपने कहा है कि 230 विधानसभाएं हैं, आपको क्या लगता है कि 230 विधानसभाओं में जाकर आप वो अलग जगा पाएंगे? जनता जितना समझी है उसकी समझ को और विस्तृत और व्यापक कर पाएंगे कि अच्छे दिन ये हैं और अच्छी पार्टी ये है? निश्चित रूप से नवीन जी, देखिए, जन का विश्वास प्राप्त करने के लिए जन विश्वास हो रहा है। और ये यात्राएं का मेन मोटो मकसद ही हमारा ये कि जनता के बीच जात में जनता क्या चाहती, जनता क्या सोचती, वो समझे हम लोग। आपने कहा कि निश्चित रूप से सारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, और लगातार पूरी बैक सपोर्ट हमको करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, ये धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। जनता जानने लगी कि मुख्यमंत्री बेहद झूठे हैं, मुख्यमंत्री लबरा हैं। लबरा का मतलब समझते हैं? बुंदेलखंड में लबरा का मतलब तो महाझूठे। ये एक बार समझे ना आप? तो वो मिस्टर बंटा ढार को जनता जानने लगी। ये मध्य प्रदेश के श्रीमान मिस्टर बंटा ढार हैं।
लेकिन ये जो 2003 में हमने गलतियां की होगी वो हमको स्वीकार है, लेकिन 12 साल में वो सब कुछ हुआ इस मध्य प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ 50 साल में। आप बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है जो यहाँ, शौचालय का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपको पता है ना, सीओर की स्थिति आपको पता है, आपने देखा होगा, आप तो प्रेस से संबंधित व्यक्ति हैं। शौचालय का भ्रष्टाचार भी मध्य प्रदेश में हो सकता है, तो कौन सा भ्रष्टाचार नहीं बताए। रेत माफिया पुलिस कर्मियों की दिन दहाड़े उनको ट्रक चलाकर उसकी हत्या करते हैं, पुलिस के एसपी की हत्या मध्य प्रदेश में होती है, किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में करता है, 1000 तरीके के विभिन्न महाघोटाले मध्य प्रदेश में होते हैं। व्यापम जैसा महाघोटाला मध्य प्रदेश में होता है जिसने एक पूरी पीढ़ी की भविष्य को समाप्त कर दिया हो, जनता को पता। अब आप कहेंगे कि कैसे फिर भी इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन पूरा जितने भी बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में अभी तक हुए हैं, उन इलेक्शनों में सरकारी मशीनरी का पूरा उपयोग करके, पैसे का पूरा उपयोग करके इलेक्शन जीतती रही है। बाई इलेक्शन की तो अब बात ही नहीं कर रहे हैं, अब तो फिर 2018 के इलेक्शन 2018 में हम निश्चित आएंगे वापस, मुझे पूरा विश्वास है, जनता का विश्वास हमारे साथ में है, और ये जो मैंने कहा ये सब चीजें जनता के सामने रखेंगे हम लोग। ये एक और बड़ा प्रश्न है कि जिस प्रकार से एक आपने कहा कि मध्य प्रदेश में ये पार्टी की हालत खराब है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, लेकिन अब चूंकि एक पहली बार एक कुहासा छटा है कांग्रेस के ऊपर से नेतृत्व को लेकर, तो नेतृत्व को, पदाधिकारियों को लेकर, संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर अब कोई आपकी कार्य योजना है ताकि एक बड़े दलबल के साथ? नहीं, निश्चित रूप से वो भी हमारे एजेंडे में शामिल है। जहाँ जहाँ संगठन में बदलाव करना है उस पर ऑलरेडी काम हम लोग कर ही रहे हैं और सभी की सहमति से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब 18 में जाना है तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होगी इलेक्शन को लेकर, तो वो फेरबदल बदलाव जहाँ आवश्यकता अनुरूप जरूर करेंगे, कर भी रहे हैं। कहाँ तय था चरागा हर एक घर के लिए, और अब चिराग भी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सपनों को जनता जान चुकी है, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी का। लेकिन जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और मान चुकी है। इन तीनों चीज़ों से कांग्रेस को आश्वस्त होना होगा, तभी 2018 में कांग्रेस अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। विभिन्न बिंदुओं पर आपने जिस सहजता के साथ, जिस बेबाकी के साथ अपने विचार हमसे साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच।